नमस्कार। शुरुआत आज यहाँ पर बेस मेटल्स के साथ करेंगे, जहाँ पर लगातार दबाव बढ़ता दिख रहा है। चाहे एलएमई हो, सीएमई या फिर एमसीएक्स, मेटल्स में कई महीनों के निचले स्तरों पर कारोबार हो रहा है। क्या है इसके कारण? चार्ट्स पे कैसा नजर आता है? फंडामेंटल्स क्या वॉच करने की जरूरत है? डॉलर इंडेक्स का क्या असर पड़ेगा? कब तक ये दबाव बने रहने की आशंका है? और अगर आपको बेस मेटल्स में या फिर इंडस्ट्रियल मेटल्स में निवेश करना हो तो किन बातों का ध्यान रखना है? कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता, निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह, एनके चार्ट्स के टेक्निकल एनालिस्ट निशांत कुमार और टेक्निकल कॉल आईक्यू के फाउंडर एंड इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज के पार्टनर अखिलेश जैन। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहाँ पर कॉपर के साथ कर लेते हैं, क्योंकि मुनाफा वसूली पिछले एक हफ्ते में देखी जाए तो 4.5% की यहाँ पर होती हुई नजर आई है। हमने इन्वेंट्रीज बढ़ते हुए देखी हैं एलएमई पर। साथ ही साथ पेरू का जो प्रोडक्शन डेटा आया है वहां पर भी कुछ दबाव बनता हुआ नजर आया, और जो लेटेस्ट चाइना का ट्रेड डेटा आया है वहां पर भी हमने देखा कि नंबर्स मेटल्स को लेकर बहुत बेहतर नहीं थे। कुणाल, आपसे पहले जानना चाहेंगे कॉपर के बारे में क्या फंडामेंटल नजर आते हैं, और अगले हफ्ते के लिए अगर यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी बनानी हो तो कैसे करें काम? कॉपर के फंडामेंटल कमजोरी थे। उसका मेन रीजन, जैसे चाइना के जीडीपी डेटा जो दिन 4% एक्सपेक्टेड थे लास्ट मंथ और 4.5% आए, वो दिन कॉपर का रेट 790 था और आज 729 730 है। सो आप समझिए चाइना में जो रियल एस्टेट सेक्टर है, विच अकाउंट्स फॉर द 25% ऑफ द चाइनाज कॉपर कंजम्पशन, दैट सेक्टर इज नॉट जनरेटिंग एनी मेजर डिमांड। और ग्लोबल स्केल पे जो यूएस की सेंट्रल बैंक लिक्विडिटी निकाल रही है इन द फॉर्म ऑफ क्यूटी, सो एक साइड पे हायर इंटरेस्ट रेट है और दूसरी साइड पे फेडरल रिजर्व ने जो एसवीबी बैंक के फेलियर के बाद तकरीबन $200 बिलियन की लिक्विडिटी सक कर दी है सिस्टम में से। सो वेन एवर हिस्टोरिकली जब सिस्टम में से लिक्विडिटी निकलती है, जब ये जो मनी सप्लाई कम होती है, तब कमोडिटी के प्राइसेस में हमेशा एक मंदी का दौर आता है, स्पेशली इंडस्ट्रियल कमोडिटी के प्राइसेस में। सो यही रीजन से कॉपर के प्राइसेस नीचे आए हैं। यहां से और थोड़े बहुत नीचे जा सकते हैं, 700 710। एनीथिंग बियॉन्ड दैट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आगे जाके यूएस की सेंट्रल बैंक ये धीरे धीरे रेट हाइक है उसको पॉज करेगा, तब जाके। सो मैं रफली 3 से 4 महीने से कॉपर में, मेटल्स में मेरा व्यू मंदी का रहा है और अभी भी थोड़ी और मंदी बाकी है। सो अनदर 10 15 रुपीज 20 रुपीज मैक्सिमम डाउनसाइड कैन स्टिल कम, बट वहां पे शॉर्ट पोजीशन आपको हल्की कर देनी चाहिए। अगर एलएमई पर देखें यहाँ पर कुणाल, तो हमने देखा है कि 88 8700 के लेवल्स भी यहाँ पर नीचे टूटते हुए नजर आए हैं। अपने ऑल टाइम हाई से तो काफी गिर चुका है। जनवरी के हाई से भी कॉपर में यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। फर्स्ट क्वार्टर इसी तरह से निकला। बाजार को लगता था कि सेकेंड क्वार्टर में चाइना की डिमांड निकल के आएगी, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन पीरियड भी है, पीक सीजन डिमांड पीरियड भी है, लेकिन हमने वो कुछ भी होता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आया। आगे जाके अब इस क्वार्टर के लिए आपको क्या लगता है, क्या प्राइसेस बनेंगे? Not expecting any spectacular return Okay. in this quarter. Expecting some more downside before, जब फेड पॉज करेगा उसके बाद भी कोई लंबी तेजी नहीं होगी, उसके बाद छोटा मोटा पुल बैक आएगा। द मेन पॉइंट फॉर मेटल्स को तेजी होने के लिए 3 कंडीशन चाहिए। एक, रॉबस्ट ग्रोथ फ्रॉम चाइना रियल एस्टेट सेक्टर, विच इज नॉट गोइंग टू कम। चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड रिवाइवल होगा, बट जो पहले बूम था, जो हमने 2000 से लेके साल 2017-18 तक देखा, वो जो 17-18 साल का जो बूम था, उसके बाद अभी वो सेम पीरियड देखने नहीं मिलने वाला है। सो जब तक चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर में एग्रेसिव डिमांड नहीं आती है, इसको मेजर सपोर्ट नहीं। सेकेंड जो पॉइंट है वो है क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। यूएस पे जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग चल रही है ये कंटिन्यू रहेगी एटलीस्ट नेक्स्ट 3 महीने। सो इसकी वजह से भी लंबी तेजी नहीं होने। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिकेशन ऑफ रेट कट, दैट इज गोइंग टू बी द ट्रिगर फॉर द रिवर्सल ऑफ द इंटायर मेटल्स। जब रेट कट हो गए तो ओवरऑल बिजनेस कंडीशंस अच्छी होगी और डिमांड अच्छी निकलेगी। सो वो थर्ड पॉइंट पे मेटल्स में रिवाइवल आना चालू होगा। सो स्टिल टाइम, ये क्वार्टर में भी सेल ऑन राइस की रणनीति रखनी चाहिए।
कोई लंबी अपसाइड आपको देखने नहीं मिलने वाली है। ऑलराइट, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी मेटल्स में इस क्वार्टर भी आपको रख के चलनी है, ये व्यू कुणाल का है। अनुज, आप कैसे देखते हैं और किस तरह की रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिलहाल नजर आती है? जैसे कुणाल ने कहा कि यहाँ से अगर 710 700 तक यहाँ पर कॉपर जाता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। तो अगर इस तरह का रिस्क एंड रिवॉर्ड हम देखें, नीचे में कहाँ जा सकता है, ऊपर कितना, आप कॉपर के हिसाब से क्या बात करेंगे? मंजय जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, 20 हफ्तों के लोज पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ऑलमोस्ट अगर हम बोले कि जनवरी के लोज के आसपास आ गया है, तो कहीं ना कहीं जो एक सेंटीमेंट था, जो फर्स्ट क्वार्टर का सेंटीमेंट था, वो पूरा रिवर्स होता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो यूएस के जो इन्फ्लेशन के डेटा आए हैं, थोड़े से कूल ऑफ होकर आए हैं, तो उसकी वजह से ये लग रहा है कि जो डिमांड साइड है वो काफी वीक होती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो सेंटीमेंट है थोड़े से डाउन साइड में दिख रहे हैं। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि 715 720 के आसपास के जो लेवल्स होंगे, वहां पर एक बाउंस बैक आ सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिकेशन अब आ रहा है कि जो फेडरल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट कट कर सकता है। तो इंटरेस्ट रेट अगर कट करेगा तो हो सकता है कि डेफिनेटली एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे। दूसरी तरफ जिस तरीके से उनका जो क्रेडिट है उसको अगर वो बैलेंस करेंगे, नोट प्रिंट करेंगे, तो इकोनॉमी को सपोर्ट करने की कोशिश भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं उससे एक बेस मेटल को सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। और मेरा ये मानना है कि जो नेक्स्ट क्वार्टर है उसमें अच्छी डिमांड एक्सपेक्टेशन रहेगी, और मुझे लगता है कि वहां पर एक बाउंस बैक आ सकता है। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। बट अगर नीचे प्राइस 715 720 के आसपास मिलते हैं तो वहां पर मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी। 698 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगेन 760 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, और अगर 760 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं और बाउंस लेता है तो वहां बिकवाली का रेट भी ले सकते हैं। बट मुझे लगता है कि प्राइस अगर थोड़े से कूल ऑफ होते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली जैसे जैसे प्राइस नीचे जा रहे हैं, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होता हो जा रहा है, जहां पर हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी है और अभी भी बहुत ऊपर जाए तो बेच के चलने का यहाँ पर एक एनालिसिस निकल के आ रहा है। और फंडामेंटल्स तो हमने यहाँ पर डिस्कस किए ही हैं, लेकिन चार्ट्स पे क्या ट्रेंड है ये भी जान लेते हैं। निशांत, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप कैसे देखते हैं? और एज ऑफ नाउ हम सिर्फ कॉपर की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो अगर कॉपर को चार्ट्स पे देखा जाए, क्या ये करेक्शन पूरी हो चुकी है या आपको लगता है मोमेंटम अभी भी थोड़ा सा ऑन द वीकर साइड है? आफ्टरनून मनीषा जी। मैं जैसा चार्ट पे देख रहा हूँ, अगर हम अप्रैल लास्ट वीक की बात करें तो M6 पे कॉपर ने रफली 730 के आसपास 731 का लो बनाया था। और अगर आज भी हम देख रहे हैं तो 729 728 के आसपास कॉपर ट्रेड कर रहा है। सो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हो सकता है कॉपर का 725 730 की रेंज में। और इधर बॉटम फॉर्मेशन कॉपर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है इस रेंज में। बट मेरा मानना है कि मोर लेस यहाँ पे कॉपर का बॉटम बन जाएगा और मुझे यहाँ से बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं नजर आती। ऑलराइट, तो बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पर बन के बनते निकलती आ सकती है। अखिलेश, आप क्या लेवल्स देखते हैं? अगर कॉपर देखना हो तो आपकी क्या राय है? और पुल बैक और डिक्लाइंस की एक्सपेक्टेशन है? नमस्कार मनीषा जी। जैसे हमने सीपीआई की डेटा के बाद एकदम से फॉल आता देखा, कंप्लीट M6 पैक के अंदर एक फॉल था। उसका जो मेन सिग्निफिकेंट कारण है वो डॉलर इंडेक्स में एक तेजी है। बॉटम में अगर डॉलर इंडेक्स का हम चार्ट देखें तो वहां पे एक सिग्निफिकेंट बेस बन रहा है, जो शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स में भी शॉर्ट टर्म के लिए एक बार बॉटम आउट लग रहा है। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि 104-5 तक मतलब डॉलर इंडेक्स आना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लग रहा है मेटल्स में आइदर साइडवेज टू डाउन साइड का ये मूवमेंट बरकरार रहेगा। बट बिकॉज फॉल बहुत ज्यादा है तो यस, ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट्स मैं यहाँ पे नहीं कहूंगा कॉपर में कोई भी सेलिंग करने के लिए। भाव उनको अगर 737 के आसपास मिल जाता है, मतलब यहाँ से कोई उछाला आता है, तो वहां पर यहाँ पे सेलिंग बना सकती है। 743 का इसमें स्टॉप लॉस रखिए। और मुझे लग रहा है ये भाव 715 के आसपास हमको मिलने चाहिए। तो अभी मिला जुला सा व्यापार लग रहा है, बट उछाले में सेलिंग का रिकमेंडेशन है 743 के नीचे। ऑलराइट, तो इस हफ्ते की शुरुआत हमने जरूर यहाँ पर खरीदारी के साथ आते हुए देखी थी, लेकिन क्लियरली क्लोजिंग उस लिहाज से नहीं हो रही है। ये एक और हफ्ता ऐसा है जहां पर हमने कॉपर में नेगेटिव के साथ कारोबार होता हुआ देखा और अपटिक्स पे यहाँ पर बिकवाली की ही यहाँ पर एक पैटर्न है, एक स्ट्रैटेजी है जो यहाँ पर इन्वेस्टर्स ने अपनाई है। ये तो बात हुई कॉपर की, लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर एल्यूमिनियम की कर लेते हैं, जहां पर भी जो फंडामेंटल्स हैं वो यहाँ पर ऑन द बेरिश साइड हैं। क्योंकि अगर हम इन्वेंट्रीज की बात करें वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई हैं। प्राइसेस 7 मंथ के लोज पर हैं। एलएमई पे हमने 2260 के लेवल्स भी नीचे में तोड़ते हुए देखा। और चाइना का जो एल्यूमिनियम आउटपुट है लास्ट ईयर रिकॉर्ड हाइज पे था, और अगर इस साल में अब तक बात करें जनवरी टू अप्रैल, यहाँ पर 3.5% का इजाफा हमने आउटपुट में आता हुआ देखा है। अनुज, कैसे देखते हैं आप एल्यूमिनियम के प्राइसेस? एक लगाड़ रहा है, उठने की जरूर कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी अब फिलहाल फिर से एल्यूमिनियम में दबाव है।
देखिए अगर आप टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे तो ये करीबन जो रेंज है 200 से लेकर 215 के बीच काफी टाइम से मूव कर रहा है। और हमने देखा था कि अभी कुछ टाइम पहले भी 215 तक गया था, वहां से थोड़ा करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 200 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये मेंटेन करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर मुझे लगता है कि अगेन बाइंग एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। तो अगेन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स पे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो प्रेफरेबल हो सकता है। तो 203 202 के आसपास के खरीदारी के ट्रेड रहेंगे। 190 पे स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर में करीबन 220 230 तक के अगर हम आने वाले क्वार्टर की बात करें तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखने को मिल सकते हैं। तो मोमेंटम थोड़ा सा मुझे लगता है कि 200 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेंटेन करेगा। और हम देख भी रहे हैं कि हिस्टोरिकली भी 200 के आसपास से काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बाकी मेटल्स में एक रैली हमने देखी थी सिल्वर के अंदर, तो मुझे लगता है कि उससे भी काफी हद तक एल्युमिनियम को सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि इन्वेंट्री थोड़ी हाई है, बट कहीं ना कहीं डिमांड का भी मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में देखने को मिल सकती है, तो उससे एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई देगा। ऑलराइट निशात, आप कैसे देखते हैं? आपको भी लगता है एल्यूमिनियम में बॉटम के करीब है? शायद 201 203 के आसपास एल्यूमिनियम अपना बेस बना सकता है। तो मेरा भी मानना है कि वी आर वेरी क्लोज टू बॉटम। तो यहाँ पे 201 202 में अच्छा सपोर्ट है और यहाँ पे से हम आगे जाना देख सकते हैं। कुणाल, आप भी खरीदारी में हैं एल्यूमिनियम के लिए? कोई बॉटम नजर नहीं आ रहा है मुझे। ये और खराब होगा। उसके फंडामेंटल रीजन ही बेरिश है एल्यूमिनियम के। चाइना ने अनाउंस किया था बीच में कि वो लोग प्रोडक्शन कट करेंगे। ऐसे अनाउंसमेंट आते रहते हैं चाइना से। एल्यूमिनियम मार्केट इज इन अ मेजर डेफिसिट। अगर आप बात करेंगे तो एल्यूमिनियम की डेफिसिट बढ़ती जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, इंडस्ट्रियल कमोडिटी की डिमांड ग्लोबली, इंडिया इज एक्सेप्शन राइट नाउ। द ग्लोबल सिनारियो इज वेरी वर्स, स्पेशली इन यूएस, इन यूरोप। तो यहाँ से एल्यूमिनियम की डिमांड कम होती हुई नजर आ रही है। तो मैक्रो रीजन के कारण मुझे लग रहा है एक बार 195 194 ऐसे रेट भी एल्यूमिनियम दिखा सकता है। ऑलराइट अखिलेश, आपका क्या व्यू है? 200 के स्तर तोड़ेगा या उसके आसपास बॉटम बना लेगा? बिकॉज काफी ज्यादा मिला जुला कारोबार लग रहा है यहाँ पे, बिकॉज काफी लोअर लेवल्स पे है मेटल्स। बट यस, आई एम स्टिल मेटल्स में मुझे अभी डाउन साइड लग रहा है। और थोड़ा उछाला मिलता है 206.50 के आसपास अगर एल्यूमिनियम मिलता है तो वहां पर सेल करके चलना चाहिए। 207.75 का इसमें एसएल लगाइए और 201 से 200 तक के मुझे यहाँ पे लक्ष्य आते दिख रहे हैं शॉर्ट टर्म के अंदर। अभी लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे थोड़ा सा कहना मुश्किल है, बट मुझे ओवरऑल जो मेटल है अभी साइडवेज टू डाउन ही लग रहा है। जब तक कि ये ऊपर आके कोई सिग्निफिकेंट लेवल्स या टेक्निकल स्ट्रक्चर चेंज नहीं करते, अभी सैलून राइज ही करना चाहिए। ऑलराइट, तो एल्यूमिनियम की हालत थोड़ी सी ज़्यादा पिटी हुई है क्योंकि यहाँ पर अभी भी कुछ और डाउनट्रिक्स देखने को मिल सकती हैं, लेकिन 200 और उसके आसपास का शायद बॉटम बने। अगर नहीं बनता है तो कुछ और मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन हमारी एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हुई। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। कॉपर और एल्यूमिनियम की तो हमने बात की है, लेकिन स्टील, जिंक, सिल्वर, इसमें क्या व्यू निकल के आ रहा है हमारे एक्सपर्ट्स का, बताएंगे आपको। We don't just create new standards, we create new priorities for the Indian car buyer. In fact, we make the whole world of India's mobility new forever. यार अजय, look at your dad. हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। I see. LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। As India makes strides towards sustainability, Tata Power and News 18 Network launched a unique movement that empowered India to make meaningful change. Sustainable is attainable, a path-breaking initiative with the aim of bringing people together
to spark conversations around sustainability, demystifying futuristic technology to enable our society and industry to make meaningful change, to spread ideas that will reduce our burden on natural resources and build a society and a world where the environment can flourish. Join us at the SIA Fest, coming soon on News 18 Network. मैं गिरगिट हूँ, रंग बदलना मेरा काम है, लेकिन आपका वेल्थ मैनेजर वो उसे मुझे कॉपी नहीं करना चाहिए, है ना? चुनिए नुवामा, हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। यहाँ शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। 26,555 में लिया था, 3700 रुपए पर शेयर का लॉस है इनको। स्टॉप लॉस 21,700 का लगा के इसे होल्ड करें। FNO में क्या पोजीशन लें, होल्ड करें या बेच दें? बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 1360 या तक होल्ड कीजिए। स्टॉक्स से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। इनको 340 के स्टॉप लॉस की सलाह दूंगा। देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन सिर्फ CNBC आवाज पर। Co-powered by Canara Bank. Together we can. स्वागत है आपका। हम बात यहाँ पर कर रहे हैं मेटल्स की अपने स्पेशल शो में, जहाँ पर इस हफ्ते उठापटक अच्छी खासी देखने को मिली है। और बात अब यहाँ पर जिंक की करते हैं, क्योंकि LME पे प्राइसेस 26 मंथ के लोज पर हैं, $2600 पर टन के नीचे। चाइना में जो जिंक की उत्पादन है अप्रैल में, वहाँ पर नियरली 9% का इजाफा देखने को मिला। मांग इन एनी केस ऑन द वीकर साइड रही है, इन्वेंट्रीज भी कम है, लेकिन क्योंकि डिमांड नहीं निकल के आई तो उसका वो एक रीजन है कि प्राइसेस अंडर प्रेशर रहे हैं। अनुज, कैसे देखते हैं आप जिंक के प्राइसेस? ये एक और ऐसा मेटल है जहाँ पर लगातार नेगेटिव मूव्स रहे। देखिए 26 महीने के लोस पर है और काफी अंडर वैल्यूड ये हो चुका है, तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिलेगी। ऑलरेडी जो इन्वेंट्री वाला सिचुएशन है वो यहाँ पे डिस्काउंटेड हो चुका है और हमने देखा कि सभी बेस मेटल में सबसे ज्यादा जो करेक्शन है वो हमने जिंक में आते हुए देखा है। मुझे लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर आ सकती है। जिंक में भी काफी करेक्ट हुआ है और काफी स्पीड से करेक्ट हुआ है, तो जब भी स्पीड से करेक्ट होता है तो एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिंक में 223 के आसपास अच्छे सपोर्ट लेवल होंगे, जहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग के चलते खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। 205 पे स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर 250 तक एक बार बाउंस बैक आ सकता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत करेक्शन अगर और आता है तो 223 220 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। तो एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिंक के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा अंडर वैल्यूड कमोडिटी हुई है बेस मेटल्स में। अखिलेश, आप कैसे देखते हैं? आपको भी लगता है बॉटम क्लोज है, खरीदारी की राय अब जिंक में निकल के आएगी? अभी शॉर्ट टर्म के लिए मेटल्स में मुझे ऐसा कोई पर्टिकुलर अपसाइड नहीं दिख रहा है। हाँ, यस, उछाला लगता है, क्योंकि जब भी प्राइसेस इतने करेक्ट होते हैं तो पुल बैक आता है फॉर ट्रैपिंग एंड ऑल द थिंग्स। थोड़ा सा मुनाफा वसूल भी देती है नीचे के, बट मुझे लग रहा है कि उछाले में इसको सेल करके ही चलना चाहिए। 232-33 के आसपास, 234-50 का इस पे ऐसा लगाइए। मुझे लग रहा है 225 के आसपास इसके भाव हमको दिखने चाहिए। आप कैसे देखते हैं इसको कुणाल? बिकॉज ये चौथा महीना है जब हमने यहाँ पर गिरावट आते हुए देखी है। जी, चाइना में जिंक का प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है और चाइना में स्टील की डिमांड, जिंक का जो मेन कंजम्पशन है वो होता है स्टील को गैल्वेनाइज करने में। अगर आप स्टील मार्केट चाइना में देखेंगे तो स्टील का प्रोडक्शन नीचे आ रहा है। प्रोडक्शन नीचे आने के बावजूद भी प्राइस नीचे आ रहा है, इंडिकेट कर रहे हैं कि चाइना में स्टील की डिमांड बहुत कमजोर है। तो ऐसे सिनेरियो में जिंक में तेजी होने का इंडिकेशन बहुत कम है। यहाँ से और 4 से 5% की गिरावट और जिंक में देखने मिल सकती है। ऑलराइट, तो अभी भी कन्विक्शन नहीं है कि हम अच्छा खासा एक रिबाउंड यहाँ पर किसी भी मेटल में आता हुआ देखेंगे। निशांत, आपको क्या लगता है? 4-5% की गिरावट जिंक में आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं मनीषा, 225-228 के आसपास इसका बॉटम मुझे दिखता है चार्ट्स पे। तो 1 से 2% मैक्सिमम, और उसके बाद यहाँ से करेक्शन कंप्लीट होती हुई दिखती है और हमें बाउंस यहाँ मिल सकता है। तो मैं ज्यादा नीचे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ जिंक में। निशांत, आप स्टील कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर भी प्राइसेस में हमने एक दबाव के बाद पिछले 3-4 सेशंस में खरीदारी आते हुए देखी है। एक्चुअली ओवरऑल मेटल सेक्टर में स्टील में यहाँ पर इस हफ्ते बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला। स्टील चाइना में अगर हम देखें, चाइना फ्यूचर्स काफी अच्छे से बाउंस कर चुके हैं। इंडिया ने भी बाउंस किया है स्टील फ्यूचर्स, बट मुझे लगता है कि एक लास्ट सेल ऑफ आ सकता है स्टील में। बट मोरलेस बॉटम काफी पास है स्टील का। हमने लास्ट टाइम जब बात करी थी तो स्टील में दबाव दिख रहा था, बट
अभी मेरे को ज्यादा इसके नीचे नहीं दिख रहा है, तो स्टील काफी पास पहुंच गया अपने बॉटम के। ऑलराइट, हम चांदी पर जाएं इससे पहले आपसे वन वर्ड आंसर सभी से लेना चाहेंगे। निशांत, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। एक मेटल जिसमें आप बहुत बुलिश हैं और एक में जिसमें आप बेरिश हैं। कॉपर मैं बुलिश रहना चाहूंगा, बट अभी मुझे जिंक अभी भी थोड़ा सा वीक है, क्योंकि जिंक काफी करेक्ट हुआ है बट क्लोज टू बॉटम है, बट इतना बाउंस इमीडिएट नहीं दिख रहा है मुझे। कुणाल, आप क्या चूज करेंगे? आई थिंक ऑन द डाउन साइड कॉपर में, और जैसे मैंने कहा 15 से 20 रुपए तक की डाउन साइड आ सकती है। और जहां तक अपसाइड है, अपसाइड में अगर बहुत ही लेना है तो 196 के आसपास एल्यूमिनियम ले सकते हैं, पर इमीडिएटली अपसाइड के लिए तो मैं कोई भी मेटल रिकमेंड नहीं। ऑलराइट, दिस इज एज डाइवर्स पैनल जो हम देख रहे हैं मेटल्स में यहाँ पर, और क्यों ना हो क्योंकि मार्केट ही ऐसी है और बहुत सारे फंडामेंटल्स चार्ट्स के मूव्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। अनुज, आपकी क्या राय है, क्या खरीदेंगे और क्या बेचेंगे? देखिए, खरीदने के लिए तो एल्युमिनियम मुझे काफी अच्छा लगता है, क्योंकि हमने इसका रेंज बनते हुए देखा है। तो बाइंग साइड में तो एल्युमिनियम में रहूंगा। सेलिंग साइड में लेड एक ऑप्शन है जिसको बिकवाली की तरफ दिया जा सकता है, अदरवाइज एल्युमिनियम मुझे लगता है कि बाइंग साइड में रहेगा। अखिलेश, आपका क्या व्यू है? मैं कॉपर को यहाँ पे लेना चाहता हूँ, बट मुझे भी लगता है कि अगर 20 रुपए का अगर बिकवाली आता है तो वहां पर 705 के आसपास यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म जो इसका सिनेरियो है वो कहीं ना कहीं जाके लेटर ऑन डेफिशिएंट यहाँ पे शो करता है कॉपर की। तो वो लॉन्ग टर्म प्राइसेस को डिस्काउंट करेगा, बट शॉर्ट टर्म में सर बट 20 रुपए जाता है तो वहां पे बाय बनाना चाहिए। ऑलराइट, हमारे पास 2.5-3 मिनट शो में है, तो क्विकली से चांदी की तरफ यहाँ पर बढ़ेंगे, क्योंकि इस हफ्ते चांदी में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। $26 के बाद 25 के नीचे अब कारोबार यहाँ पर है। कुणाल, यहाँ पर क्या रेंज बनेगी अगले हफ्ते के लिए? आई थिंक 72,000 के नीचे एक बार सिल्वर जा सकती है, और 70,000 के आसपास जिसको री एंटर करना है वहां पे कर सकते हैं। थोड़ा कमजोरी लग रहा है चांदी। अखिलेश, आपका क्या व्यू है? 70 लगता है आपको भी आता हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कुणाल जी से बिल्कुल सहमत हूँ। और चांदी जब तक 74,100 का लेवल नहीं तोड़ती, यहाँ पे सैलॉन राइज करें। डेफिनेटली बात है 69,500 के आसपास अगर आता है तो वो एक बेस्ट बाय लेवल हो सकता है, बट यहाँ पे सेलिंग ऑन राइज रिकमेंडेशन है 74,100 के नीचे। ओके, तो एक बिकवाली की राय यहाँ पर भी बनती हुई 70,000 के स्तर यहाँ पर चांदी तोड़ लेगी, यानी कि ऑल टाइम हाईज बनाए उससे पहले और करेक्शन की एक्सपेक्टेशन या जरूरत यहाँ पर चांदी को ऑन द चार्ट्स है। निशांत, आपका क्या व्यू है, कहाँ देखते हैं सपोर्ट बनता हुआ चांदी के लिए? भी अग्री 70,500 के रेंज देखने को मिल सकता है, बट उसके नीचे मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। लेकिन आप सबको लगता है कि चांदी यहाँ पर अच्छा खासा रिबाउंड देगी इस साल के अंत तक? निशांत, बिल्कुल, मैं अगर डॉलर टर्म्स में बोल लूँ तो $30 चांदी दे सकती है। अब ये लगभग 23.5 के आसपास चल रहा है, तो मैं चांदी में यहाँ से काफी बुलिश रहूंगा। अनुज, आपको क्या लगता है, क्या रेंज रहेगी चांदी की आने वाले क्वार्टर में एटलीस्ट? देखिए, मुझे लगता है कि चांदी अभी भी अंडर वैल्यूड नहीं है। यहाँ पर अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। करेक्शन आया है हाई बनाने के बाद, तो अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो 71,000 70,000 एक काफी स्ट्रॉन्ग एक रेंज रहेगा, जो कि करीबन $22 के आसपास रहेगा। तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 66,000 का स्टॉप लॉस लगाए, जो कि $20 के नीचे का बनेगा। और ऊपर में मुझे लगता है कि अगर हम नेक्स्ट क्वार्टर की बात करें तो आपको अगेन 78,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो पोजिशनल टाइप पर डिप मिलता है, जो हम पहले भी कहते हैं कि गोल्ड सिल्वर में डिप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें, तो वही स्ट्रेटेजी अभी भी सेम है। तो 70,000 71,000 के आसपास के लेवल्स मिले तो वहां खरीदारी इनिशिएट करें। ऑल राइट, तो ये हमारे एक्सपर्ट्स की राय है। नियर टर्म में चांदी और गिर सकती है, तो बेच के कारोबार करें। पोजिशनल कॉल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी है तो डिप्स पे चांदी में यहाँ पर खरीदारी करें। और जहां तक बाय कॉल्स है, क्लियरली हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कॉपर, एल्यूमिनियम खरीदारी के लिए राइप हैं। लेकिन अगर आपको बेच के काम करना है तो जिंक, लेड अभी भी वो मेटल्स हैं जहां पर कुछ और मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और मेटल्स पे इतने डिटेल में फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स के साथ यहाँ पर बात करने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।